गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव और स्वागत है आपका मेरे नए खूबसूरत से चैनल केमिस्ट्री विद फन पे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज के क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है और जैसा कि आप सुन रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो डिफरेंट वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री का मतलब आप जानते हैं एक ऐसा प्रॉपर्टी जो केमिकल रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म या फिर उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। आप भी सब लोग अपने अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। ठीक है, देखिए इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about the relation between electric current and chemical reaction। इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के होने से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन कैसे होता है, और अगर कहीं केमिकल रिएक्शन कराना हो तो हम इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से केमिकल रिएक्शन को कैसे करा सकते हैं। मतलब हम इनमें दोनों कंडीशन को पढ़ेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन को कराने हेतु इलेक्ट्रिक करंट का यूज कैसे किया जाता है या फिर किसी केमिकल रिएक्शन को करा के इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। क्लास 10th में आप केमिकल रिएक्शन के बारे में भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको पढ़ाया गया होगा कि द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज आइदर पॉजिटिव नेगेटिव पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। इसी इंट्रोडक्शन को मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम लोग सिंबल आई से इंडिकेट करते हैं और ये चीज आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करंट को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया जाता है कि द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं केटायंस के रूप में, निगेटिव भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के रूप में। तो द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई? तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक मेटालिक वायर है, तो एक मेटालिक वायर के पार्टिकुलर एरिया से, पार्टिकुलर एक पार्ट से कुछ गिवन टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, या फिर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में एक पार्टिकुलर टाइम में कितने आयंस के मूवमेंट को नोटिस किया जा रहा है, ये एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्योंकि ऐसा होने से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू चार्ज Q अपॉन टाइम T। इसको हम कूलॉम्ब पर सेकेंड भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है और चार्ज का यूनिट कूलॉम्ब होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ करंट
इसको हम एम्पियर के रूप में लिखते हैं, जिसको कैपिटल ए सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब देखिए, इस चैप्टर में इन सभी के अलावा आपको दो तरह के रिएक्शंस और दो तरह के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे पहला कॉम्बिनेशन है कि किसी केमिकल रिएक्शन को करा करके हम इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन कैसे करते हैं, और जिस सेल में इस टाइप का फिनोमेनन होता है, इस टाइप का प्रोसेस होता है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। फिर आपको बताया जाएगा कि कभी अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से वहाँ केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, और इस टाइप के सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो अगर आप इन सभी को लिख लिए हो, अगर आप नहीं लिखे तो इसे लिख लीजिए, अगर आप लिख लिए हैं तो मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप अपना अगला हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम और एक दो नाम से जानते हैं। जैसे इसी का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल होता है, या फिर इसी को हम वोल्टेइक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो भाई आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है, ऐसा डिवाइस सेटअप होता है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के केमिकल एनर्जी को, और वो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार का होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। यानी एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, इसी में दूसरे एलिमेंट या दूसरे एपरेटस का रिडक्शन भी होता है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो उसके द्वारा जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। और जिस सिस्टम में इसके बारे में पढ़ाई किया जाता है या जो सिस्टम इन सभी के बारे में बताता है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है, जिसको डेनियल सेल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं। आप भी लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स the chemical energy produced by the redox reaction, और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो the device which converts the chemical energy produced by the redox reaction into electrical energy. The device which converts the chemical energy produced by redox reaction, which is spontaneous, into chemical electrical energy is known as electrochemical cell. इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसी का दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी को किसी और नाम से जानते हैं जो है वोल्टेइक सेल। तो इन सभी सेल में कुछ एपरेटस इस प्रकार का होता है कि इनमें केमिकल रिएक्शन का केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन अपने आप होने लगता है। ठीक है, जैसे हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि हमारे सिलेबस में बहुत तरह के गैल्वेनिक सेल पढ़ने हैं।
मतलब हमारे सिलेबस में ऐसे तो गैल्वेनिक सेल बहुत प्रकार के होते हैं, सॉरी, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है क्लास 12 के सिलेबस में जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है और वो है डेनियल सेल। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डेनियल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इंट्रोडक्शन। और अभी हम आपको डेनियल सेल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि डेनियल सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, डेनियल सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को लिया जाता है, और इन सभी के डिटेल के बारे में हम यहाँ पे इन सभी का डिटेल यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इसको लिख लिए हैं तो इसके आगे जो आपका अगला टॉपिक है वो आप हेडिंग दीजिए, आप लिखिए डेनियल सेल। अच्छा, एक और बात प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, जैसे इस चीज़ को हम आपको नोट कराना भूल गए, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आपका केमिकल एनर्जी को, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, तो इस टाइप का सेटअप जो होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। अगर इसका जस्ट रिवर्स हो, यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं, तो उसको हम मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस टाइप के सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है। इस टाइप के सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अब डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप ये सब लिख लिए हैं, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। और गैल्वेनिक सेल में जैसा कि हम आपको बताए कि हमारे सिलेबस में गैल्वेनिक सेल में एक ही मतलब गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है, और वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल को जिंक कॉपर सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, और इनके डिपोजिशन से या फिर इन इलेक्ट्रोड्स के केमिकल रिएक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। आप इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, गैल्वेनिक सेल में हमको पढ़ना है डेनियल सेल के बारे में। मेरे प्यारों बच्चों, आप ध्यान से समझेंगे। जैसे देखिए, इस सेटअप में होता क्या है कि हम एक कंटेनर ले लेते हैं, और इस कंटेनर में इस कंटेनर में 1 मोलर ZnSO4 एक्वियस सॉल्यूशन को रखा जाता है। 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को रखा जाता है, और इस 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन में हम एक जिंक के इलेक्ट्रोड यानी रॉड को हम इसमें डीप कर देते हैं। ठीक है, ये जो रॉड है ये आपका जिंक रॉड है। इसके बाद दूसरा भी हम एक कंटेनर लेते हैं। दूसरे कंटेनर में 1 मोलर कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के एक्वियस सॉल्यूशन को लिया जाता है, और इस सॉल्यूशन में हम कॉपर के रॉड को डीप करके रखते हैं। ये आपका कॉपर रॉड है।
ठीक है। और इस जिंक रॉड और कॉपर रॉड को एक मेटालिक वायर से वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हुए आपस में जोड़ दिया जाता है। अब देखो ऐसा होने से हुआ क्या, यहाँ पे जो जिंक है, यहाँ पे जो जिंक है, ये जिंक अपने आप ऑक्सीडाइज होने लगता है। यानी जिंक जो है, ये जिंक ये ऑक्सीडाइज होकर के जिंक Zn2+ आयन में चेंज होने लगता है। और Zn2+ आयन में चेंज होता है और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलने लगते हैं। मतलब ये जो जिंक है ये Zn2+ आयन में चेंज होके, ये मतलब Zn2+ आयन में चेंज होकर के और इस सॉल्यूशन में आ जाता है। और इसके द्वारा लूज किया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, जितना जिंक इसमें टूट के जाएगा उतना ही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे निकलते हुए इस साइड जाने लगते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर जाने लगते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में दिक्कत होता है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है या फिर कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है या कौन सा कैथोड है। एनोड को पॉजिटिव बोलेंगे या कैथोड को पॉजिटिव बोलेंगे। बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। और क्लास 12th में आपको 2 तरह के सेल्स के बारे में पढ़ना है। गैल्वेनिक सेल जब आप पढ़ेंगे तो गैल्वेनिक सेल में एनोड को निगेटिव रखा जाता है और कैथोड को पॉजिटिव रखा जाता है। जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़िएगा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका उल्टा हो जाता है, वहाँ पे एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चे इसमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है गैल्वेनिक सेल के केस में, वो है लोन, LOAN। एल का मतलब होता है, यहाँ पे जो आप 2 सेटअप लिए हो, इसमें एल का मतलब है कि आप लेफ्ट वाले को सिर्फ देखो। जो सेटअप आपके लेफ्ट में है इसको कहा जाता है लेफ्ट हाफ सेल, ठीक है। ओ का मतलब इस लेफ्ट हाफ सेल में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है कि जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं। और जैसा कि क्लास 10th में बच्चों को शॉर्ट ट्रिक के बारे में लियोजर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, लियोजर। आपको बताया गया होगा कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चीज के बारे में आप जान लीजिए कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाता है तो उस केस में वहां रिडक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी अब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी हम इस हाफ सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ, ठीक है। यहाँ पे ए का मतलब होता है एनोड, यानी लेफ्ट हाफ सेल जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड के जैसा बिहेव करता है। और एन का मतलब होता है निगेटिव। और गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है, यानी ये निगेटिवली चार्ज्ड होगा। अब इसका जस्ट उल्टा हम इसमें आते हैं कॉपर सल्फेट वाले केस में। तो अगर ये एनोड निगेटिव है तो ये आपका कैथोड हो जाएगा और कैथोड पॉजिटिव होगा क्योंकि एनोड निगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि CuSO4 जो है वो Cu2+ SO4 में डिपोजिट होता है या लिबरेट होता है, टूटता है, तुम कह सकते हो। यहाँ पे Cu2+ SO4 में वो टूट गया। टूटने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे Cu2+ जो है ये चूंकि एक्वियस स्टेट में है, घुला हुआ है, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए ये कॉपर सल्फेट जो है इनकी ओर अट्रैक्ट होता है और ये कॉपर 2+ इस जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको हम बताए कि द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कॉपर किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। वो जाकर के जो कॉपर का रॉड है इसमें चिपक जाएगा, तो कॉपर के रॉड में चिपक जाएगा, यानी यहाँ पे कॉपर 2+ का रिडक्शन हुआ और Cu2+ आयन का रिडक्शन हुआ। तो इसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल कहा जाता है।
एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब जिंक सल्फेट में Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, तो इसका जो इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस पूरे सिस्टम का इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो आप कहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका 1.1 वोल्ट का होता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि अगर डेनियल सेल में Zn2 प्लस आयन 1 मोलर यूज किया गया है, कॉपर सल्फेट में Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है, यानी 1 मोल पर dm³ है, तो इस केस में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट का होता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन करता है कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 3 केस में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि अगर यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट का है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से निकल करके कैथोड की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पे जिंक जो है वो इस सॉल्यूशन में घुलता जा रहा है, यानी यहाँ से जिंक जो है वो लिबरेट होकर के इस जिंक ये टूट करके इस सॉल्यूशन में घुलता जाएगा। ठीक है, और कॉपर जो है वो इस कॉपर के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। तो इस अवस्था में क्या होगा, जिंक का रॉड धीरे धीरे पतला होता जाता है, क्योंकि ये समय के साथ गलते जाता है, ये जिंक से Zn2 प्लस आयन में चेंज होता जाता है, और यहाँ पे कॉपर 2 प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स को देख करके अट्रैक्ट होने लगता है, और कॉपर जो है वो 2 प्लस से कॉपर डिपॉजिट होकर के इस पर चिपकने लगता है। तो बढ़ते समय के साथ या समय के साथ कॉपर का जो रॉड है वो धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, और जो जिंक का रॉड है वो धीरे धीरे पतला होने लगेगा। यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक का वेट घटता है और रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर का वेट बढ़ता है। लेकिन अब यहाँ पे हम आपको 3 कंडीशन के बारे में बताएंगे। 3 कंडीशन क्या है, आप अगर इस चीज को लिख लिए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आप नहीं लिखे तो नोट कर लीजिए, गलती से कुछ भी बोल दिया जाता है। यहाँ देखिए, हम आपको 3 कंडीशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके द्वारा अप्लाई किया गया देखिए, मान लीजिए कि इफ एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EXT का मतलब है कि ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर आप इस सिस्टम में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सटर्नल वोल्टेज को देंगे, तो अगर आपके E एक्सटर्नल का वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट होगा, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल का वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट होगा, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जिंक से कॉपर की ओर ही मूव करेगा, जैसा कि पहले मूव कर रहा था। ठीक है, यानी इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, एंड करंट मूव्स फ्रॉम, या करंट मूव्स नहीं कह सकते आप, करंट फ्लोज लिख दीजिए, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। और सेकंड पॉइंट होता है कि जो जिंक है वो Zn2 प्लस में चेंज होकर के जिंक सल्फेट आयन में घुलते जाएगा, यानी जिंक dissolves in form of Zn2 प्लस आयन। ठीक, ये इसका फर्स्ट केस हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, देखिए इंटरनल पोटेंशियल तो 1.1 वोल्ट है, अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाई कर रहे हैं और उसका वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है, तो इस पर कोई प्रभाव वैसा नहीं पड़ता है। इसमें होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स स्पॉन्टेनियसली फ्लो कर रहे थे वो वैसे ही फ्लो करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर सेकेंड यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो जिंक जो है वो Zn2 प्लस आयन में चेंज होकर के इसमें घुलते जा रहा है, कॉपर जो है वो इस पर लिबरेट होगा तो कॉपर का वेट बढ़ेगा, सेम सारा कुछ वैसा ही होगा। लेकिन
दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए कि इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी अप्लाई करते हैं, यानी आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए, तो उस केस में इस केमिकल रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर इस अपैरेटस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए कि आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका वैल्यू 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए, आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 10th में कि अगर किसी बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर मूव करता है। यानी अगर करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो निगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल हायर है और पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लोअर होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप एक्सटर्नल पोटेंशियल भी इंटरनल पोटेंशियल के बराबर अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जिस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होता है वहाँ पे किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट होगा तो इस केस में क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, यहां पे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, एंड नो एनी केमिकल रिएक्शन, किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपके द्वारा अप्लाई किया गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाता है तो इस केस में यहाँ पे किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, किसी तरह के कोई इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन नहीं होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा तो किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा केस है, देखिए तीसरा केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा केस है बाबू कि अगर ई एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा तब क्या होगा। देखिए, जैसा कि आपको हम बताएं कि अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर है या उससे कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा जिंक से कॉपर की ओर जा रहा था और करंट हमेशा कॉपर से इसकी ओर आ रहा था, जिंक रॉड की ओर आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 1.1 वोल्ट से ग्रेटर होगा तो ये जो डायरेक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, कॉपर रॉड से जिंक रॉड की ओर होगा, कॉपर रॉड से जिंक रॉड की ओर होगा। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लगे तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा, यानी जो करंट पहले कैथोड से एनोड की ओर चल रहा था अब वो रिवर्स होकर के एनोड से कैथोड की ओर जाने लगेगा। यानी यहां पे दूसरा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम क्या, अब उधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो ये इधर जाएगा, एनोड टू कैथोड, ये हुआ आपका। और तीसरा क्या है, जैसे देखो जब इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर था तो इस केस में क्या हो रहा था कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और इधर जा रहे थे, और ऐसा देख करके Cu2+ जो है वो आकर इससे चिपक रहा था।
अब इसका उल्टा होगा, जैसे वहाँ पे जब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो जिंक Zn2+ में चेंज होकर के सॉल्यूशन में घुल रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि जब कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के मूव करना शुरू होगा तो कॉपर जो है वो Cu2+ आयन के रूप में इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में घुलेगा, और जो कॉपर पहले इस पर लिबरेट हो रहा था वो जिंक के रूप में अब इधर लिबरेट होना शुरू हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे कैसा कुछ होगा, वहाँ पे होगा कि Cu2+ आयंस विल डिसॉल्व इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, Cu2+ आयन विल डिसॉल्व इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसको इधर लाइन खींच दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे क्या होगा कि Zn2+ विल गेट डिपोजिटेड, और ये Zn2+ क्या करेगा कि इस Cu2+ के द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो किस में चेंज हो जाएगा, जिंक सॉलिड में चेंज हो जाएगा, एंड विल गेट डिपोजिटेड ऑन एनोड। एनोड कहो या फिर जिंक रॉड कहो। तो इस चीज को याद रखिएगा, 3 केसेस होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल है तो उस केस में आपके जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, स्पॉन्टेनियस फ्लो था, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल करके कॉपर की ओर जाएंगे, करंट कॉपर से निकल करके, करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की ओर होगा, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर होगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाता है तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा, जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, न ही करंट का जनरेशन होगा, और न ही किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 1.1 वोल्ट से बड़ा हो गया तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉपर सल्फेट से निकल करके जिंक की ओर मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट अब जिंक से कॉपर की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करता है वोल्टमीटर का डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है। तो मान लीजिए कि जिस समय इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के कॉपर की ओर जा रहा था तो उस समय आपका ये जो वोल्टमीटर का रीडिंग है वो राइट डायरेक्शन की ओर था। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से बड़ा हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके उधर जाने लगे, तो अब जो इस वोल्टमीटर का डिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट की ओर दिखाने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जितना कुछ हम आपको बताए होंगे उसमें लगभग बातें आपको, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो बातें आपको नहीं समझ में आएंगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहे थे तो जिंक जो है वो Zn2+ के रूप में इस सॉल्यूशन में डिपॉजिट हुआ था, या फिर आप कह सकते हो कि उस सॉल्यूशन में जाके घुल गया था। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इधर मूव कर रहा है तो कॉपर जो इस पर डिपॉजिट होता था अब उल्टा होगा, कॉपर गलेगा और Cu2+ के रूप में इस सॉल्यूशन में घुलेगा, और यहाँ से Zn2+ जो है, जो पहले Zn2+ इस सॉल्यूशन में घुलता था वो Zn2+ इस कॉपर के दिए गए इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस पर डिपॉजिट होने लगेगा, यानी अब जिंक रॉड का वेट बढ़ने लगेगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम आते हैं फिर से गैल्वेनिक सेल के वही शुरुआत के इंट्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट में, जब हम आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की बात कर रहे थे। देखिए हम आपको बताएं कि जब इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर होता है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या था कि जिंक जो है वो Zn2+ में चेंज होकर के सॉल्यूशन में घुलते जा रहा था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और समय के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे और ये इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर जा रहे थे जो कि कैथोड है। अब यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ जो कॉपर सल्फेट का Cu2+ आयन है इन इलेक्ट्रॉन को देख करके अट्रैक्ट होने लगता है और ये इधर मूव करने लगता है, इस रॉड की ओर मूव करने लगता है और जाकर के उसमें चिपक जाता है। अब देखो आखिर
ये जो फ्लो होता है ये कुछ सेकंड के लिए होता है। कुछ सेकंड के लिए क्यों हुआ सर? तो इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब Zn2+ लगातार डिपॉजिट मतलब लगातार Zn जो है वो Zn2+ में चेंज होते जा रहा था, तो इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में Zn2+ का जो कंसंट्रेशन है, Zn2+ के जो आयंस का कंसंट्रेशन है वो समय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो Cu2+ जब यहाँ से इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगा, जा करके जमा होने लगा, तो इस कॉपर सल्फेट का SO4 की मात्रा तो इस सॉल्यूशन में बढ़ते जा रही थी, यानी इस सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा था। तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, ये चूंकि सिस्टम निगेटिवली चार्ज हो गया है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ओपोज करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे Zn2+ लगातार चेंज होकर, लगातार Zn जो है वो Zn2+ में चेंज होकर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया था। तो इस केस में क्या होता है कि भाई यहाँ पे चार्ज जब पॉजिटिव बढ़ गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इसको अपनी ओर खींचने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो रुकने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन रुक जाता है, यानी अब वोल्टमीटर में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। आप अगर एमीटर को कनेक्ट करते हो जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, तो उसमें भी कोई डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। अब देखिए, इस टाइप के सेल का इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रुकने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम एक सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। अब बच्चा पूछता है कि सर ये सॉल्ट ब्रिज क्या है? तो देखिए, सॉल्ट ब्रिज जो होता है एक ट्यूबुलर यू शेप का कोई एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, यू शेप ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ इनर्ट सॉल्ट का यूज किया जाता है। इनर्ट सॉल्ट बोले तो वो सॉल्ट सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। जैसे जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज होने वाले कुछ सॉल्ट हो गए, जैसे आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसके बाद फिर आपका KCl पोटेशियम क्लोराइड, या फिर आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इन सॉल्ट्स का यूज करते हैं। और ये जो सॉल्ट होते हैं ये अगर एक पॉलीसेकेराइड सॉल्यूशन होता है, अगर पॉलीसेकेराइड सॉल्यूशन में ये घुले हुए होते हैं। ठीक है, तो फिर हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक गया तो इसमें एक सॉल्ट ब्रिज को लगाया जाता है। देखिए, सॉल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, एक ट्यूब जैसा शेप है, यहाँ भी ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, इस टाइप का एक ट्यूबुलर शेप होता है, ये ट्यूबुलर शेप है। इसमें हम KCl के सॉल्ट को यूज करते हैं, या फिर KNO3 को यूज किया जाता है, या फिर NH4Cl को यूज किया जाता है। तो आखिर इनके यूज करने से होता क्या है? मान लीजिए कि इस सॉल्ट ब्रिज में अगर जिलाटिन का सॉल्यूशन है, या फिर अगर जेली में KCl आयन प्रेजेंट है या KCl सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ये सॉल्ट एक इनर्ट सॉल्ट के जैसा बिहेव करता है। इनर्ट सॉल्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन हाँ वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसके अंदर मान लीजिए कि अभी KCl सॉल्यूशन यूज किया गया है, KCl सॉल्ट का यूज किया गया है। तो बाबू KCl सॉल्ट जो होता है वो डिपॉजिट, अगर KCl सॉल्ट जो है अगर वो टूटेगा तो K+ और Cl- में टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो 2-3 तरह से इस सिस्टम को हेल्प करता है, या फिर 2-3 रोल यहाँ प्ले करता है। सबसे पहला रोल है कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोलने का क्या मतलब है सर? देखो, अभी तुमको बताए कि Zn2+ के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ गया, जो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इस केस में कॉपर इतना ज़्यादा इस पर डिपॉजिट हो गया, कॉपर 2+ आयन, Cu2+ आयन जाकर के कॉपर सॉलिड बन के इतना डिपॉजिट हो गया कि यहाँ पे SO4 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
इस केस में होता क्या है कि जो यहाँ पे Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा, इसकी ओर इस सॉल्ट ब्रिज का Cl माइनस मूव करेगा, और यहाँ पे SO4 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो इस केस में K प्लस इसकी ओर मूव करेगा, और होता क्या है कि इस Cl माइनस के द्वारा इस Zn2 प्लस का जो कंसंट्रेशन बढ़ा था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि Cl माइनस Zn2 प्लस के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 बनाने लगा, नहीं, वो बनाता भी है रेयर केस में, तो तुरंत वो फिर वापस से टूट जाता है। वैसे ही अगर K प्लस और SO4 अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या होता है कि SO4 के चार्ज के कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जैसे ही चार्ज का कंसंट्रेशन न्यूट्रल हुआ वो फिर से स्पॉन्टेनियस फ्लो शुरू हो जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन Zn जो है Zn2 प्लस में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज के आने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन होने लगता है। जो चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ था वो कंसंट्रेशन न्यूट्रल हो जाता है। ये था आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का एक और यूज है कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। इंटरनल सर्किट बोले तो ये सॉल्यूशन से जो आप अंदर कनेक्ट किए हो, यहाँ पे ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आए, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर हुए, फिर ऐसे, मतलब एक इंटरनल सर्किट इस टाइप से होने लगता है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का यही एक दो यूज है। इसके बाद फिर ये एक जंक्शन पोटेंशियल को भी मेंटेन करता है। जंक्शन पोटेंशियल बोले तो मान लीजिए कि आपके पास कोई बैटरी इस प्रकार है जिसके बीच में ही एक सेपरेशन यूज किया गया है, तो एक साइड में पॉजिटिव डिपॉजिटेड है, दूसरे साइड में निगेटिव डिपॉजिटेड है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो उसको न्यूट्रल कर देता है। तो इसके जंक्शन पोटेंशियल को भी वो न्यूट्रलाइज करता है। ये सॉल्ट ब्रिज के 2-3 फंक्शन थे। तो सबसे पहला आप देखो, अगर आप इन सभी चीज़ों को लिख लिए हो तो आप अगला हेडिंग लिखो सॉल्ट ब्रिज। देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है, सॉल्ट ब्रिज को कुछ इस टाइप से डिफाइन किया जाता है कि इट इज ए यू शेप्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज ए यू शेप्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन टू हाफ सेल्स। 2 हाफ सेल्स कौन कौन होते हैं भाई? तो एक आपका ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और वो वाला रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो यहां पे क्या है कि इट इज ए यू शेप्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन 2 हाफ सेल्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स और एंड रिडक्शन हाफ सेल, कंटेंट्स which consists of inert salt। इनर्ट सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इनर्ट सॉल्ट कौन कौन हो सकता है? लाइक KCl, KNO3, NH4Cl, dissolved in जिलेटिन जो होता है वो एक तरह से यहाँ पे जिलेटिन जो है एक तरह से सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, जिसमें ये सब घुले हुए होते हैं। या फिर जिलेटिन नहीं होगा तो अगर जेली यूज होता है। अगर सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, यानी अगर सॉल्यूशन में KCl, KNO3, NH4Cl वगैरह प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पे एक और ट्रिक है जो आपको याद रखना है कि हम KCl को हर केस में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे डेनियल सेल में तो मान लीजिए कि जिंक और कॉपर का रॉड यूज किया गया, तो आप यहाँ पे यूज कर लिए KCl सॉल्यूशन को। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड होता है, निकल सिल्वर इलेक्ट्रोड या निकल सिल्वर कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि आपके पास निकल और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, तो इस केस में आप KCl को यूज नहीं कर सकते हैं। KCl को क्यों यूज नहीं कर सकते हैं सर? क्योंकि सिल्वर और क्लोरीन, मान लो यहाँ पे Ag2+ का आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Cl आएगा इसको न्यूट्रल करने के लिए, तो सिल्वर और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देते हैं, और यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन जो है वो इसके फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक होता है याद रखने का कि KCl को हम किस किस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। KCl इज नॉट यूज्ड, पॉइंट दे करके लिख लेना, KCl इज नॉट यूज्ड फॉर सिल्वर, लेड एंड मरकरी। सिल्वर, लेड एंड मरकरी। अगर आपको इसको याद करने में दिक्कत हो रही है तो तुम सिंपल याद रखना, अजी प्यार हो गया। जैसा कि आजकल के बच्चों को बहुत कम एज में ही प्यार हो जाता है, तो वैसे ही याद रखिएगा कि KCl जो है, इस KCl सॉल्ट को हम सिल्वर, लेड और मरकरी जैसे इलेक्ट्रोड के केस में यूज नहीं कर सकते हैं। और इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? अजी प्यार हो गया। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था ये सॉल्ट ब्रिज को लेकर के और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर के था। ठीक है, अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में तो हम आपको सारा कुछ बता दिए। सॉल्ट ब्रिज का यूज़ क्या क्या है, इसके यूज को लिख लीजिए, क्योंकि जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स में सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन या रोल को लिखने को दे देता है। तो सबसे पहला यूज लिखना है कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वो क्या करता है? सिस्टम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है। दूसरा है कि इट मेंटेन्स द जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। और तीसरा यूज है कि इट कंप्लीट द इंटरनल इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहाँ पे चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से सर्किट डिस्टर्ब हो गया था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाधित हो गया था, तो वहाँ पे सर्किट जो है वो टूट गया था। लेकिन इससे क्या हुआ, जब हम सॉल्ट ब्रिज को यूज किए तो सॉल्ट ब्रिज के जो सॉल्ट हैं वो इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिए। जहाँ पे निगेटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा था वहाँ पे पॉजिटिव आयन गया, उसको न्यूट्रल कर दिया। जहाँ पे पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा था वहाँ निगेटिव आयन गया, उसको न्यूट्रल कर दिया। तो यहाँ पे एक तरह से ये इसके सिस्टम को भी कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी करता है और इसके जंक्शन पोटेंशियल को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अच्छा बच्चे, अगर आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल को कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। हम आपको इस चीज़ को हमको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन अगर आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं तो आप सॉल्ट ब्रिज के पहले, सॉल्ट ब्रिज अगर आप नोट कर लिए हो तो आप किसी और कॉपी में या किसी और पेज में ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को भी नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को कैसे डिफाइन किया जाता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम 1 मोलर जिंक सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन को यूज करते हैं, जिसमें जिंक के रॉड को डीप किया जाता है। यहाँ पे जिंक जो होता है वो जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ आयन में चेंज हो जाता है, जिससे यहाँ पे धीरे धीरे जिंक का वेट घट जाता है। ये कॉपर यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल है, तो रिडक्शन हाफ सेल में लिखना होगा कि इन रिडक्शन हाफ सेल द कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हियर द कॉपर get the electrons या copper gains the flow of electrons and get deposited in the form of copper। और यहाँ पे कॉपर जो है Cu2+ आयन जो है वो कॉपर बन करके इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होता है, इसकी वजह से इसका वेट बढ़ता है। ठीक, तो ये आपका रिडक्शन हाफ, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा, जो हमारा अगला वीडियो होगा, हम उसमें आपको ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद फिर इस केमिकल रिएक्शन को सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कैसे लिखा जाता है वो बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये फर्स्ट लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इसे शेयर करें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन्फॉर्म करें, वो भी आकर के एक बार देखें।
और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो काइंडली आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर आप सबको समर्पित। थैंक यू।